अस्सलाम वालेकुम। आज का मेडिसिन लेक्चर होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ये एक मेडिकल स्टूडेंट्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए लेक्चर बनाया गया है। अगर आप वैसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में जानना चाहते हैं और सिंपल नॉन मेडिकल लैंग्वेज में जानना चाहते हैं, तो आप मेरी पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस प्लेलिस्ट को चेकआउट करें। वहाँ पे इस टॉपिक को सर्च करें तो आपको ज़्यादा आसान तरीके से मैं इन्फॉर्मेशन कन्वे करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सैंपल केस देख लेते हैं। 70-year-old woman comes to you with complaint of knee pain. She has had this pain since many years, लेकिन recently ज़्यादा वर्स हो गया है. She does not have any other symptoms and other joint pain except for second and third distal interphalangeal joints. She has not noticed any stiffness in the morning. On examination, आपको क्रेप्स सुनाई दे रहे हैं when you move her right knee and otherwise joint के ऊपर there is no swelling, warmth or redness and labs are unremarkable. मैं इस केस की डिटेल में नहीं जा रही। लेक्चर के एंड में आप फिर इसको दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। ये अंडरलाइन पॉइंट्स जो है ये खास तौर पे इंपॉर्टेंट क्लूज हैं। सो लेट्स मूव ऑन। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको मैं यहाँ पे ओ ए लिख रही हूँ, इज़ अ वेरी कॉमन जॉइंट डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। इसमें बेसिकली सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, तो जो आपको पता है कि जो जॉइंट होता है उसके अंदर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, राइट? तो ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, अगर ये ब्रेक डाउन हो जाए, इरोड हो जाए, डैमेज हो जाए, तो फिर ऑब्वियसली उस जॉइंट की मूवमेंट भी मुतासिर होगी, पेनफुल भी होगा मूवमेंट को। तो इसकी डीजेनरेशन जो है, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है? इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक वेयर एंड टेयर का रिजल्ट है ये, ठीक है? आर्टिकुलर कार्टिलेज इज डिस्ट्रॉयड और उसके रिजल्ट में हमारी बोन, हमारी बॉडी अपने आप को हील करने के चक्रों में रीमॉडलिंग का प्रोसेस शुरू करती है और बोन्स जो हैं वो अजीब तरीके से नोके बना बना के ग्रो करती हैं, जिसको ऑस्टियोफाइट्स या हाइपरट्रोफी या स्पर्स कह सकते हैं, वो बन जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लू है टुवर्ड्स ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस से अगर डिफरेंशिएट करें, तो ये बिल्कुल भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ नहीं है। तो दिस इज़ अ बिग डिफरेंस। नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमनली देखा जाता है और यूजुअली ये 50-60 प्लस एज के जो एल्डरली लोग हैं, उनमें ये बहुत बड़ी क्रॉनिक डिसेबिलिटी का बायस बनता है। रिस्क फैक्टर्स, तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने कहा कि ओल्ड एज, फीमेल जेंडर खास तौर पे, ये नहीं कि मेल्स को नहीं हो सकता लेकिन फीमेल्स में ज़्यादा होता है। इसका जेनेटिक कंपोनेंट है। फिर मेजर जॉइंट ट्रॉमा अगर किसी को रह चुका हो तो उसमें भी रिस्क है कि उसको आगे जाके ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए। रेपिटेटिव स्ट्रेस, ओबेसिटी। रेपिटेटिव स्ट्रेस क्यों? क्योंकि वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगी। ओबेसिटी इसलिए क्योंकि वेट बेयरिंग जॉइंट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ज़्यादा लोड पड़ रहा है। फिर ये कि स्पोर्ट्स में जहाँ तक बात करें तो सिर्फ रनिंग से तो नहीं एज़ सच कुछ होता, लेकिन जो कम्पिटिटिव कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं उनमें इसके साथ कोरिलेशन देखा गया है। फिर ऐसी जॉब्स जिसमें फ्रीक्वेंट बेंडिंग होती है और आप वेट उठा रहे होते हैं, तो उनमें एक रिस्क होता है कि आपको नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए। पैथोफिजियोलॉजी, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही, आप पैथोलॉजी में पढ़िएगा, ये मेरी उस प्लेलिस्ट में आप इस टॉपिक को चेकआउट कर सकते हैं। ब्रीफली स्पीकिंग, आपके जॉइंट की वेयर एंड टियर हो रही है, आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो रहा है और हमारी बॉडी उसको रीमॉडल करके थोड़ा-सा रिपेयर करने की कोशिश करती है, ठीक है? कार्टिलेज के स्ट्रक्चर में मेजर अल्टरेशंस का होना ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है? तो कॉन्ड्रोसाइट्स यानी कि जो कार्टिलेज वाले सेल्स हैं, ये बेसिकली नेस्ट्स ऑफ मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, मैट्रिक्स कंपोनेंट भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन देयर इज़ इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ कार्टिलेज लाइक एग्रीकान एंड टाइप 2 कोलेजन। इवेंचुअली ये सब कुछ इरोड हो जाता है और इंजरी हो जाती है कार्टिलेज की, वो वल्नरेबल होता है और फिर फिशरिंग हो जाती है कार्टिलेज सरफेस की, जिसको फिब्रिलेशन भी कहते हैं। उसकी वजह से डीप वर्टिकल क्लेफ्ट्स बनते हैं, लोकलाइज्ड कॉन्ड्रोसाइट डेथ होती है और डिक्रीज्ड कार्टिलेज थिकनेस हो जाती है। कैल्शियम पायरोफॉस्फेट और बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स जो हैं, दे आर ऑफन डिपॉजिटेड इन दिस एब्नॉर्मल कार्टिलेज। सबकॉन्ड्रल बोन भी एबनॉर्मल होती है, उसमें ऑस्टियोस्क्लेरोसिस और सबकॉन्ड्रल सिस्ट फॉर्मेशन हो सकती है। फाइब्रोकार्टिलेज जॉइंट मार्जिन पे प्रोड्यूस होता है और इट अंडरगोज एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन टू मेक ऑस्टियोफाइट्स। बोन रिमॉडलिंग एंड कार्टिलेज थिनिंग स्लोली ऑल्टर्स द शेप ऑफ द जॉइंट और उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। साइनोवियम में भी कुछ चेंजेस आते हैं, उसमें वेरिएबल डिग्रीज ऑफ हाइपरप्लेजिया और मिनिमल इन्फ्लेमेशन होती है। Osteochondral bodies can occur
विद इन द साइनोवियम, और जो आउटर कैप्सूल है वो भी थिक हो जाता है और कंट्रैक्ट कर जाता है। लेकिन स्टेबिलिटी जॉइंट की रिटेन होती है। इर्द गिर्द के जो मसल्स हैं वो भी उनकी वेस्टिंग हो सकती है, और नॉन स्पेसिफिक टाइप 2 फाइबर एट्रोफी होती है। तो जनाब ये थी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को जनरली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि वो एक है इडियोपैथिक, जिसकी वजह हमें नहीं पता, ये प्राइमरी कॉज है, और दूसरा ये कि सेकेंडरी किसी और कंडीशन की वजह से ये है, जैसे कि आर्थ्रोपैथीज लाइक गाउट, एंडोक्राइन डिजीजेज लाइक डायबिटीज या एक्रोमेगैली, मेटाबॉलिक डिजीजेज लाइक हीमोक्रोमाटोसिस, मैकेनिकल फैक्टर्स लाइक लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसीज, वेलगस वेरियस डिफॉर्मिटीज वगैरह, या एनी डिजीज जो कि स्ट्रेस या ट्रॉमा कॉज कर रही है जॉइंट को, तो वो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस करा सकती है। पैथोलॉजिकली स्पीकिंग आप इन दोनों किस्म के आर्थराइटिस में फ़र्क नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक कॉज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो प्राइमरी जो होती है, प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो देखा गया है कि ज़्यादा आपके प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स ऑफ फिंगर्स को इन्वॉल्व करती है, कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब को इन्वॉल्व करती है, हिप, नी, मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट ऑफ द बिग टो, सर्वाइकल स्पाइन और लंबर स्पाइन, इनको ये ज़्यादा इन्वॉल्व करती है। जो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर किसी जॉइंट की इंजरी है तो वो कहीं पे भी वो जॉइंट हो तो उसमें आकर हो सकता है। अगर वो एक्यूट इंजरी है, जैसे कोई फ्रैक्चर हुआ है रिसेंटली, उसपे हो सकता है। फिर क्रॉनिक, अगर कोई ऑक्यूपेशनल ओवर यूज है किसी जॉइंट का, या कोई मेटाबॉलिक डिजीज है लाइक हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, हीमाक्रोमाटोसिस, ऑक्रोनोकोसिस एंड जॉइंट इन्फ्लेमेशन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह, तो उससे भी हो सकता है। अब पेशेंट आपके पास किस तरह आएगा? ज़्यादातर जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, हिप या नी, वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन नेक, लंबर स्पाइन, स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द फिंगर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओलिगो आर्टिकुलर, एसिमेट्रिक या मोनो आर्टिकुलर पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। शुरू-शुरू में स्लो स्लो प्रोग्रेस होती है, काफ़ी सालों की हिस्ट्री अमूमन देते हैं। और फिर एक पॉइंट आता है कि अटैक्स ज़रा फ्रीक्वेंट हो जाते हैं। आर्टिकुलर स्टिफनिंग होती है। मॉर्निंग स्टिफनेस का अगर आप सवाल करो ना, अव्वल तो नहीं होती, और अगर होती है तो 15 मिनट 10 मिनट के अंदर-अंदर ही कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, और इवेंचुअली जो है, इसमें आप देखेंगे कि जैसे-जैसे वो जॉइंट यूज़ होता है, जैसे-जैसे एक्टिविटी होती है, वो पेन वर्स होती जाती है, और रेस्ट करने से वो बेहतर हो जाती है। इट इज़ रिलीव्ड बाय स्ट्रेस। इसलिए हिस्ट्री में ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेन किस चीज़ से एग्रीवेट होती है और किस चीज़ से रिलीव होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का कोर्स जनरली प्रोग्रेसिव होता है और इरिवर्सिबल होता है। और मॉर्निंग स्टिफनेस, जैसे कि मैंने कहा, कि थोड़ी ही होती है। क्रेप्स, अक्सर पेशेंट कहेगा कि मुझे खड़-खड़ की आवाज़ें आती हैं, क्रेपिटेशंस मुझे महसूस होती हैं। तो एक तो आप एग्ज़ामिनेशन में भी फ़ील कर सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन पेशेंट भी कमेंट करेगा। जनरली पेशेंट को और कोई मसला नहीं होता। क्लिनिकल साइंस पे आते हैं। अगर आप उसको क्लिनिकल साइंस की तरफ आएँ, तो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, क्योंकि कैप्सूल थिक हुई हुई है। ऑस्टियोफाइट भी समटाइम्स रुकावट क्रिएट करता है, तो जॉइंट की उस तरह से मोबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती। फिर ये कि पैल्पेबल, समटाइम्स ऑडिबल, कोर्स क्रैक्स हो सकते हैं, रफ आर्टिकुलर सरफेसेस की वजह से। फिर ये कि इर्द-गिर्द स्वेलिंग हो सकती है, डिफ़ॉर्मिटी भी हो सकती है जॉइंट की। फिर ये कि जॉइंट लाइन और पेरी आर्टिकुलर टेंडरनेस हो सकती है, अगर आप प्रेस करें तो पेशेंट को दर्द होगी अलोंग दैट। फिर ये कि साइनोवाइटिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लैब टेस्ट के ऊपर आते हैं। एज़ सच कोई बायोकेमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी, ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट वगैरह इसमें कोई इसमें रोल नहीं है, सारे नॉर्मल आते हैं। जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, उसमें ईएसआर, सीआरपी वगैरह भी नॉर्मल ही आते हैं। कभी-कभार सीआरपी शायद ज़रा-सा एलिवेटेड हो जाए, लेकिन ये चीज़ों का कोई रोल नहीं है। मेन चीज़ इसमें जो है ना, वो इमेजिंग है। आप उसका प्लेन एक्स-रे कराएँ और उसपे सारी फाइंडिंग्स हैं। अब उसमें आप क्या देख सकते हो? आप उसमें ऑस्टियोफाइट्स देख सकते हो, आप उसमें नैरोइंग ऑफ द जॉइंट स्पेस देख सकते हैं, सबकॉन्ड्रल बोन डेंसिटी इंक्रीज़ हो सकती है, लिपिंग ऑफ मार्जिनल बोन, और बोनी सिस्ट मे और मे नॉट बी प्रेज़ेंट, ठीक है? अब ये जो नोकें बनी हुई हैं, स्पर बने हुए हैं, ये हमारी बोन्स की एक रेपरेटिव एफर्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर कुछ स्पेशल नाम है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो हाथों के जॉइंट्स हैं, जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, अगर वहाँ पे ये स्पर्स मौजूद हैं, तो उसको बुचार्ड्स नोड्स कहते हैं, और अगर ये डिस्टल इंटरफेरेंजियल जो है जॉइंट के ऊपर है, तो उसको हर्बेंडन्स नोड्स कहते हैं। आप इस पिक्चर में भी इनको देख सकते हैं।
तो समटाइम्स यही होता है कि इस रीमॉडलिंग के चक्कर में जॉइंट जो है वो थोड़ा-सा इनलार्ज नज़र आता है। तो इधर भी आप देखें कि स्वेलिंग हमें नज़र आ रही है। ये पिक्चर है, ये एक्स-रे है, ये देख लें। पहले वाले में आपको नी जॉइंट नज़र आ रहा है, नॉर्मल जॉइंट कैसा होता है और दूसरा तस्वीर देखें, उसमें आप देख रहे हैं कि जॉइंट स्पेस कितनी कम हुई हुई है। फिर आप साइड साइड से भी इसको देख सकते हैं। यू कैन सी कि नोकें भी निकली हुई हैं, एक अजीब-सा कॉन्टूर है, इसको ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। फिर कहीं-कहीं पे तकरीबन स्पेस बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है, मीडियल जॉइंट स्पेस ऑब्लिटरेशन आपको नज़र आ रही है। तो अगर आपको नॉर्मल पता हो तो एबनॉर्मल अच्छा पिक हो जाता है। फिर इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस जनरली बड़ा कम होता है कि ये वाला आर्थराइटिस आप किसी और आर्थराइटिस के साथ कंफ्यूज करें क्योंकि ये सबसे इतना मुख्तलिफ है। इसकी मतलब कोई सीरोलॉजी की कंफ्यूजन नहीं है, कोई ब्लड टेस्ट की इश्यूज नहीं है, सब कुछ क्लियर आता है, सारी एक्सरे की फाइंडिंग्स हैं। तो ये अमूमन कंफ्यूज आपको होना नहीं चाहिए। फिर ये कि इन्फ्लेमेशन भी अगर है तो वो बहुत मिनिमल है और सिस्टेमिक सिम्पटम्स इसके साथ नहीं है, ये बहुत बड़ा क्लू है। फिर ये कि जॉइंट की डिस्ट्रीब्यूशन भी इम्पॉर्टेंट है। कहीं-कहीं कन्फ्यूजन आती है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो एक पॉइंट तो ये कि आप ये भी देखें कि कौन-सी जॉइंट्स इन्वॉल्व्ड हैं, क्योंकि उसमें भी हाथ इन्वॉल्व है लेकिन जॉइंट पे गौर करें। ऑस्टियोआर्थराइटिस में डिस्टल इंटरफेरेंजियल और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स जो हैं वो होते हैं और रिस्ट और एमसीपी जॉइंट्स नहीं होते। व्हेयरएज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में रिस्ट और एमसीपी जॉइंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और डीआईपी जॉइंट्स नहीं होते। फिर ये कि जब आप फ़ील करते हैं उस एनलार्जमेंट को, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में इट इज़ कूल स्किन एंड इट इज़ बोनी हार्ड। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इट इज़ वार्म एंड स्पंजी। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, वी विल डिस्कस देम लेटर ऑन, लेकिन ये कुछ डिफरेंसेस हैं। तो इसमें आप पिक्चर देखें, ऑस्टियोआर्थराइटिस में वेयर एंड टियर है, थिनिंग ऑफ कार्टिलेज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देयर इज़ इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड बोन इरोजन। अच्छा, अब ये कुछ टाइप्स हैं, मैं एक-एक स्लाइड में डिस्कस करूँगी। तो एक होता है जनरलाइज़्ड नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो अब इसमें हाथ की पिक्चर मैंने आपको दिखाई है। तो ये वाला जो है ना, ये जो नोड्स बनते हैं, ये इनमें जेनेटिक कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है। पॉली आर्टिकुलर फिंगर इंटरफेरेंजियल जॉइंट, इसमें हरबेंडन प्लस माइनस बुचार्ड नोड हो सकते हैं। ज़्यादातर ये फीमेल्स में होता है, मिडल एज में कॉमन है, लेकिन इसका आउटकम अच्छा है हैंड के फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें ये है कि प्रीडिस्पोज़िशन होती है, जिन लोगों को ये है तो फिर उनके दूसरे जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ख़ास तौर पे नी जॉइंट। फिर नी के ऑस्टियोआर्थराइटिस पे आते हैं, सबसे कॉमन जो है ना, मैंने यही वाला देखा हुआ है। तो इसमें पेटेलो-फेमोरल और मीडियल टिबियो-फेमोरल कंपार्टमेंट से अमूमन ये शुरू होता है, लेकिन इवेंचुअली पूरा का पूरा जॉइंट इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ भी हो सकता है, अकेले भी हो सकता है, ज़्यादातर ये औरतों में होता है और बाइलेटरल और सिमेट्रिकल होता है। अगर ये आदमियों में हो तो ये यूजुअली इट इज़ ड्यू टू ट्रॉमा और ये एक साइड का होता है। पेन जो होती है ख़ास तौर पे सीढ़ी चढ़ने उतरते वक़्त जो है वो ज़्यादा होती है। अगर नी की बैक पे पेन है तो मोस्ट लाइकली साथ एक पॉप्लिटियल सिस्ट यानी कि बेकर सिस्ट भी बन रहा होगा। ज़्यादातर ये पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि चलने-फिरने में अगर ज़्यादा देर हो जाए, उसमें फिर दर्द शुरू हो जाती है, चेयर से उठा नहीं जा रहा होता, गाड़ी में बैठा और निकला नहीं जा रहा होता, जूते पहनते वक़्त, जुराबें पहनते वक़्त मुश्किल होती है। लोकल फाइंडिंग्स में अगर आप देखें तो जर्की एसिमेट्रिक गेट है, पेशेंट कोशिश कर रहा होता है कि उस जॉइंट पे वो वज़न कम डाले और अजीब-सी उसकी ना ज़रा जल्दी-जल्दी वाली गेट होती है। वेरस समटाइम्स वेल्गस फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफ़ॉर्मिटी हो सकती है। क्वाड्रिसेप्स मसल की वीकनेस और वेस्टिंग हो सकती है। Restricted flexion extension with coarse crepitus can be found। वो जॉइंट की लाइन के अराउंड स्वेलिंग हो सकती है विच इज़ बोनी। फिर ये कि समटाइम्स उसके अंदर कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिहाइड्रेट के क्रिस्टल डिपॉज़िट हो जाते हैं विच प्रेज़ेंट्स एज़ सूडो गाउट। उसमें अटैक्स होते हैं ऑफ इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस, एफ्यूजन और ठीक है। तो ये भी इसमें बहुत कॉमन है। फिर आ जाते हैं हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर। हिप वाला भी नी जितना कॉमन तो नहीं है, लेकिन ये भी कॉमन है क्योंकि एक वेट बेयरिंग जॉइंट है। जनरली इस जॉइंट का सुपीरियर हिस्सा इन्वॉल्व होता है, यूजुअली एक साइड का होता है और अगर ये फेमोरल हेड तक पहुँच जाए तो इसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है। दूसरी वैरायटी है सेंट्रल या उसको मीडियल ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। ये कंपैरेटिवली लेस कॉमन है, लेकिन ये ऑलमोस्ट ऑलवेज़ औरतों में होता है और इसका प्रोग्नोसिस बेहतर है। इसकी पेन बटक में, एंटेरोलैटरल थाई में, नी में और शिन में रेडिएट कर सकती है। यूजुअली देखा गया है कि औरतों को हिप की एब्डक्शन में प्रॉब्लम होती है, इसलिए अमूमन कहते हैं कि इंटरकोर्स के दौरान पेन महसूस होती है टाँग में बहुत ज़्यादा। एग्ज़ामिनेशन में आप एंटाल्जिक गेट देखेंगे,
वीकनेस और वेस्टिंग हो सकती है ऑफ क्वाड्रिसेप्स एज वेल एज ग्लूटियल मसल्स। पेन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंटरनल रोटेशन विद द हिप फ्लेक्स्ड, ये सबसे अर्ली और सबसे सेंसिटिव साइन है हिप के ऑस्टियोआर्थराइटिस का। फिर एंटीरियर ग्रॉइन टेंडरनेस जस्ट लेटरल टू द फेमरल पल्स, fixed flexion, external rotation deformity of the hip, ipsilateral leg shortening with severe joint attrition and superior femoral migration। अब पिक्चर देख लेते हैं। ये ऑर्थराइटिस है उसका हिप जॉइंट का, और इसमें आप देख सकते हैं कि जॉइंट स्पेस की नैरोइंग हो रही है एक्सरे के अंदर। देन थोड़ा थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगी स्पाइन के ऑस्टियोआर्थराइटिस का। तो सर्विकल स्पाइन और लंबर स्पाइन ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। सर्विकल स्पाइन हो तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, लंबर हो तो लंबर स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। स्पाइन वाला ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो अकेले भी हो सकता है, दूसरे टाइप ऑफ आर्थराइटिस के साथ भी हो सकता है। जनरली ये देखा गया है, ज़ाहिर है अब ये जो मैं आपको सिम्पटम कह रही हूँ आप रिलेट कर लें। अगर मैं सर्वाइकल स्पाइन की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली सिम्पटम्स आर लाइक आर्म्स में पेन रेडिएट होगी या नेक में दर्द होगी, और अगर लंबर एरिया है तो लोअर बैक में दर्द होगी और पेन बटक्स में और लेग्स में रेडिएट होगा। एग्जामिनेशन के ऊपर आप देखेंगे कि रेंज ऑफ मोशन जो है वो लिमिटेड है। देयर इज लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस इन केस ऑफ लंबर इन्वॉल्वमेंट, और स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट और फेमरल स्ट्रेच टेस्ट इज पॉजिटिव। न्यूरोलॉजिकल साइंस हो सकते हैं अगर स्पाइनल स्टिनोसिस या नर्व रूट कंप्रेशन हो। फिर फ्यू वर्ड्स अबाउट अर्ली ऑनसेट ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो बेसिकली अर्ली ऑनसेट हम उसको कहते हैं जो कि 45 की एज से पहले पहले हो। इसमें ये होता है कि इन मोस्ट केसेस वन जॉइंट इज इन्वॉल्व, उसको मोनो आर्टिकुलर कहते हैं। ये जनरली किसी ट्रॉमा के बाद होता है। और अगर पोली आर्टिकुलर है तो उसके रीजंस कैन बी जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन डिजीज, स्पॉन्डिलोएपिफिजियल डिस्प्लेजिया, लेट एवास्कुलर नेक्रोसिस, न्यूरोपैथिक जॉइंट एंड कैशनबैक डिजीज। डायग्नोसिस पे आ जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा क्लिनिकल और एक्सरे फाइंडिंग्स की वजह से होता है। ट्रीटमेंट इसका ऐसा क्योर तो कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको सीक्वेंस में बताऊंगी कि इसके क्या ट्रीटमेंट्स हैं। सबसे पहले तो आ जाता है जनरल मेजर्स। तो सबसे पहले तो आपने पेशेंट को समझाना है कि अपना पॉस्चर ठीक करें। अगर उनका वज़न ज़्यादा है तो अपना वज़न कम करें। और फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है, एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल है। रेफर देम टू अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट जो उनको मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बताएंगे। फिर आप पेशेंट को मशवरा दे सकते हैं कि वो केन का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन द कॉन्ट्रालेटरल साइड, और इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि आप नी कैप्स पहने, क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेंथन खास तौर पे करें अगर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है। फुटवेयर इस तरह का पहने जो शॉक अब्जॉर्बिंग हो, और लोकली हीट या कोल्ड कंप्रेस जो होता है वो कुछ लोगों में टेम्पररी रिलीफ प्रोवाइड करता है। मेडिकल मैनेजमेंट पे आते हैं। अगेन इसका कोई क्योर नहीं है, पेलिएटिव ट्रीटमेंट है, वक्ती तौर पे आराम आता है। तो इसमें ओरल एनसेड्स, टॉपिकल थेरेपीज, एसिटामिनोफेन, इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस, डुलोक्सिटीन एंड अदर्स। सो ओरल एनसेड्स, एनसेड्स फर्स्ट लाइन है। ये कॉमनली प्रिस्क्राइब करते हैं टू रिलीव पेन। ये एसिटामिनोफेन के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी और इसके मसाइल भी ज़्यादा हैं। ये कैसे काम करता है? ये कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करता है। कॉक्स एंजाइम एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट करता है। एल्डरली लोगों में ख़ास तौर पे बहुत ध्यान से एनसेड्स देने चाहिए, क्योंकि वो लोग ज़्यादा एट रिस्क होते हैं टू डेवलप कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में सबसे ज़्यादा कॉमन है जीआई कॉम्प्लिकेशंस, अल्सर्स, हेमरेजेस वगैरह हो सकते हैं। इसलिए इसके साथ पीपीआईज या हिस्टामिन टाइप 2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट जो होते हैं वो साथ अमूमन देते हैं अगर आपको लगे कि ये पेशेंट जो है इसमें जीआई टॉक्सिसिटी का रिस्क है। फिर ये कि एनसेड्स के साथ किडनी डैमेज हो सकती है, प्लेटलेट फंक्शन मुतासर होता है, ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है, इसके साथ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क भी है। इसलिए बहुत ध्यान से देने चाहिए, बहुत ओवरकिल की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन एनसेड्स आराम देते हैं। फिर आ जाता है टॉपिकल एजेंट्स। मैं पर्सनली इसको ज़्यादा प्रिस्क्राइब करती हूँ। क्यों? क्योंकि टॉपिकल एनसेड्स में आपको एनएसएड्स का फ़ायदा भी मिल रहा है और उसके सिस्टेमिक इफ़ेक्ट्स काफ़ी लो हो जाते हैं। आप तकरीबन इसको 1% डिक्लोफेनेक जेल जो है उसको 4 टाइम्स अ डे लगाने के रेकमेंड कर सकते हैं। यूजुअली जो 75 प्लस जो लोग होते हैं उनको तो यही रेकमेंड किया जाता है। फिर ये कि कैप्सिकिन जो है वो टॉपिकली आप दे सकती हैं, चिली से बनता है और ये लोकल सेंसरी एंडिंग्स जो है उनको सब्सटेंस पी से डिप्लीट करता है, और ये भी इसका देखा गया है कि इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। फिर आ जाता है एसिटामिनोफेन और ओपियोइड्स। ये रूटीन में नहीं देते,
एसिटामाइनोफ़ेन उसके इतने फ़ायदे भी नहीं हैं और इसके इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, लिवर डैमेज करा सकता है, तो ये तो मैं नहीं रिकमेंड करती। ओपियोइड्स जो हैं, ये भी वक़्ती तौर पे इमरजेंसी में अगर कोई एक्यूट अटैक है, तो शायद हेल्प कर दें, लेकिन लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। फिर इंट्रा-आर्टिकुलर इंजेक्शन यानी कि जॉइंट के अंदर इंजेक्शन। इसके बारे में मल्टीपल व्यूज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत फ़ायदा देते हैं, कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता, टेम्परेरी रिलीफ़ होता है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ एकेडमिक पर्पसेस आई एम मेंशनिंग, तो इंजेक्शन सिर्फ एक चीज़ के नहीं होते, इसमें स्टीरॉयड भी इंजेक्ट करते हैं, हाइलुरोनिक एसिड भी करते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा भी करते हैं। लेकिन जनरली यही देखा गया है कि ये टेम्परेरी फिक्स है। और जो हाइलुरॉन इंजेक्शंस होते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वीकली लगते हैं, 3 से 5 हफ़्ते तो कम से कम लगते हैं। लेकिन नाइस गाइडलाइंस के मुताबिक ये रिकमेंडेड नहीं है। फिर ये कि स्टीरॉयड इंजेक्शंस बहुत लोगों को फ़र्क देते हैं, जिनको ओरल थेरेपी से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। कम से कम 2-3 महीने उनके अच्छे गुज़र जाते हैं। फिर डुलोक्सिटीन पे आते हैं। ऐसे लोग जिनको मल्टीपल जॉइंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस है और उनको एनसैड से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, वो ये ले सकते हैं। इसमें सिलेक्टिव सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इन्हिबिटर है। 30 टू 60 मिलीग्राम पर ओरल वन्स अ डे। इट कैन रिड्यूस पेन। कुछ लोगों में इसमें नौज़िया देखा गया है 6 टू 15% पेशेंट्स में। अदर थेरेपीज़ में एंटी न्यूरोपैथिक ड्रग्स हैं, एमिट्रिप्टिलिन, गाबापेंटिन, प्रीगैबलिन, लेकिन स्टडीज़ के हिसाब से ये कोई इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है और इनका यूज़ हर कोई नहीं रिकमेंड करता। सर्जिकल ट्रीटमेंट मेरे नज़दीक ये है कि अगर तो आपको माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो आप अपनी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस और मेडिकल मैनेजमेंट से ही गुज़ारा करें। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी ऑफ़ लाइफ़ मुतासिर हो रही है, आपको रोज़मर्रा के काम करने में भी दुश्वारी हो रही है, आप बिल्कुल डिसेबल महसूस कर रहे हैं, तो सर्जरी इज़ डेफ़िनिटली समथिंग यू शुड कंसिडर। तो जनरली सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन इसमें नी रिप्लेसमेंट या जो आपका जॉइंट इन्वॉल्व्ड है, उसकी रिप्लेसमेंट सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है और इसकी कोई ख़ास एज लिमिट भी नहीं होती, फिटनेस देखनी होती है बस प्रोसीजर के लिए। तो दिस इज़ अ वेरी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। प्रोग्नोसिस ये है कि सिम्पटम्स ऑस्टियोआर्थराइटिस के काफ़ी सीवियर हो सकते हैं, आपकी एक्टिविटी काफ़ी हद तक लिमिट हो सकती है। आपको पेशेंट को ऑर्थोपेडिक सर्जन को रेफ़र करना चाहिए अगर उसको आपकी मेडिकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसके सिम्पटम्स वर्स हो रहे हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ सिवियरली अफ़ेक्ट हुई हुई है, तो यू मस्ट रेफ़र द पेशेंट टू द सर्जन। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? अपना वेट कंट्रोल में रखें, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े जॉइंट्स पे। और फिर ये है कि अगर लेग और लेंथ डिस्क्रिपेंसीज़ हैं ऑफ मोर देन 1 सेंटीमीटर, तो अपने शूज़ को इस तरह से मॉडिफ़ाई कर लें कि जो दूसरा आपकी जो शॉर्टर लेग है उस पे प्रेशर कम से कम पड़े। लर्निंग एड्स में ये कि एक निमोनिक है लॉस, LOSS। तो रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो आप इस तरह याद कर सकते हैं। L फॉर लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस, O फॉर ऑस्टियोफाइट्स, S फॉर subarticular sclerosis, S for subchondral cysts. I hope you liked this video. If you liked it, please like, comment, share, and subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook. And I'll be back with another lecture. Allah Hafiz.